नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मन्नू भंडारी जी की कहानी अभिनेता। वह बड़ी गजब और कामयाब की अभिनेत्री थी, अपनी कला में माहिर। मगर रुकिए, जरा ठहरिए, यह तो कहानी की शुरुआत ही गलत हो गई। कहानी का नाम रखा अभिनेता और शुरू किया अभिनेत्री से। लगता है अपनी जात के लिए जो एक कुदरती कमजोरी मन में है वह आदत बन गई है, और चूंकि आगे कदम जब बढ़ा ही दिया है सो अब बढ़ूंगी तो आगे ही। हाँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी इस अभिनेत्री की कला और सौंदर्य पर अपने को दिलो जान से कुर्बान करने वाला कोई अभिनेता तो आ ही जाएगा, जैसा कि आज की हर कहानी और हर फिल्म में हुआ करता है, और गलती से दिए मेरे इस शीर्षक को सार्थक भी कर देगा। तो किस तरह अपने नन्हे नन्हे हाथ पैरों और शरीर के अंग को थिरकाती, घर के कोने कोने को अपने जादू भरे सुरों से गुंजाती, एक दिन वह अपने स्कूल और फिर अपने को कॉलेज के रंगमंच का जीवन बनी, और फिर देखते ही देखते हर चीज को पीछे छोड़कर जैसे कैसे वो फिल्मी सितारों की कतार में सबसे आगे आ बैठी। यह तो एक लंबी कहानी है, मीठी भी और कड़वी भी। यही कारण है कि आज शोहरत के ऊंचे कंगूरों पर बैठकर वह बीते दिनों को कभी याद नहीं करती। हाँ, आगे की सुनहरी जिंदगी के रंगीन सपने वह जरूर देखा करती है। उन बीते दिनों और बातों के साथ साथ उसने उन दिनों को अपना नाम भी भुला दिया। अब तो दुनिया ही नहीं, वह खुद भी अपनी फिल्मी नाम रंजना से ही अपने को जानती और पहचानती है। भगवान ने उसे जितना सौंदर्य दिया था उतनी ही कला भी दी थी। अब आलम यह था कि ये गुण मिलकर चट्टानों में भी जख्म किए बगैर न रहते। कॉलेज की लड़कियां और फैशन प्रस्त बीवियां हजार हजार आंखें बनी यह देखने को बेताब रहती कि इस बार रंजना ने बातों का कौन सा नया तर्ज निकाला है। किस कट का ब्लाउज पहना है, जूड़े में फूल खोसे हैं या नहीं, और हर नौजवान सिनेमा भले ना जाए, होठों से धीरे धीरे सीटी बजाते कहीं ख्यालों में उतरते हुए यह साथ जरूर बताया करता कि उसकी होने वाली बीवी में रंजना की एक झलक है या नहीं। सिनेमा के पर्दे पर वह जाती नहीं कि ढली से ढली उम्र की रगों में भी मादकता लहरा जाती, और लोग बहुत बहुत देर तक अपने को काबू में ना ला पाते। हाँ, मगर एक बात थी, रंजना का यह सारा साज सिंगार, नाच गाना, अभिनय अपने काम तक ही रहता। उसका अपना रहन सहन बिल्कुल ही और था। काम को छोड़ ना कहीं जाती और ना किसी से मिलती, और रहती तो एकदम सादे ढंग से थी। फिल्मी लाइन किसी के लिए भी खतरों से खाली नहीं, फिर रंजना के लिए तो कहना ही क्या। मगर रंजना यूं फूक फूक कर पाँव रखती और ऐसे साफ दिल से रहती कि हल्की से हल्की गंदी छींट भी उसे छूने नहीं पाती। इस तरह दौलत की गोद और शोहरत की मीनार जो भी सुख ला सकती थी, वे रंजना के आंगन में 12 मासी फूलों की तरह खिले रहते। मगर फिर भी रंजना खुश ना थी। कुछ था जो उसे भीतर ही भीतर खाए डालता था। प्रेम का अभिनय करते करते उसका जी तड़प जाता कि काश 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 कोई होता जिससे वह सचमुच प्रेम कर सकती, जिसके सपनों के आसमान में तारों का चंदोबा बनाकर छा सकती, जिसके हर सुबह पर ओस की बूंदों से चुपचाप बैठ सकती। मगर ऐसा कौन होता, ऐसे अनगिनत जो उसे चाहते, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसे वह चाह सके, जिसकी एक झलक उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दे, जिसका नाम भी ले तो चेहरा गुलाबों सा रंग उठे। एक शाम वह बैठी हुई थी, यूं ही कुछ पढ़ रही थी, तभी सहसा सजी धजी कामिनी आ पहुंची और आते ही शोक मुस्कुराहट के साथ बोली, ए मेम साहब, सुनती हो? कल मेरे यहाँ पार्टी है, तुम्हें जरूर आना है, और कोई बहाना नहीं सुनूंगी, समझी? और एक बोझ से दबी सी हंसी हंसते हुए रंजना ने कहा, पार्टी? अरे हाँ, कल तेरी तो सालगिरह है ना। देख भाई, मैं पार्टी वार्टी में तो जाती नहीं, तो मुझे माफ करना। हाँ, तेरे लिए एक तेरे मन का तोहफा जरूर भेजूंगी। आहा, अदा के साथ कामनी बोली, तो आप सोचती हैं हम आपके तोहफे के भूखे हैं? उठा रखिए अपना तोहफा, बड़ी आई तोहफा भेजने वाली। कह ही देती हूँ जरूर आना है तुझे, और वह चलने लगी। अरे बैठ तो सही, चाय पीकर जाना।
जरूर, एक तो ही तो लाट साहब है ना, अगर तेरे यहाँ बैठ जाऊंगी तो बाकियों को बुलाने कौन जाएगा। और चलते चलते फिर जोर देकर कह गई कि उसे कल जरूर आना है। अपने अगले दिन वक्त पर ढेरों से फूलों का गुलदस्ता और नायलन का एक रुपहली फ्रेंच पर्स लिए हुए कामनी के यहाँ वह पहुंची। बड़े प्यार से कामनी ने उसे लिया। हॉल में वह दाखिल हुई नहीं कि सबकी नजरें उसी पर जा टिकी, जैसे वह ना जाने क्या हो। यह बात उसे बेहद नागवार लगती। वे तमाम नजरें उसे बर्छी जैसी लगती जो सब तरफ से उसके आर पार होने की कोशिश में उसे ना वहां ठहरने देती और ना आगे जाने लायक छोड़ती। हॉल में जितने शरीफ जादे थे उसके आते ही खुशी से नहा उठे, मगर महिलाओं में ऐसी कोई ना आती जिसका चेहरा फक से बुझ ना गया हो। वे अब कुछ भी करे, वहां बैठे बैठे किसी नौजवान की निगाहों के लिए कशिश नहीं बन सकती थी। उनकी सजावट और तमाम अदाएं अब बेकार थी। शायद ही कोई उनमें से हो जिसके सीने में इस वक्त ईर्ष्या का गुस्सा ना भड़क रहा हो। हॉल को पार करके जब रंजना अपेक्षाकृत एक सुनसान कोने की ओर बढ़ जाती है जिससे कि वहां कुछ देर बैठ सके, कमरे में और सब तो था ही। सामने के कोने में आज एक नफीस लकड़ी की छोटी सी गोल मेज और उसी के साथ 4 आराम कुर्सियां भी थी। 3 खाली थी और चौथी पर एक साहब बैठे थे और खिड़की की ओर जालीदार पर्दे से टक बांधे बाहर आसमान की तरफ देख रहे थे। रंजना धीरे से इधर की कुर्सी पर बैठी, मगर जैसे उतने से ही उनकी निगाह के तार पर झटका लगा हो। उन्होंने चौंकर एक लम्हे को इधर देखा और फिर उनकी नजरें ज्यों की त्यों हो गई। तभी रंजना को खोजती कामनी वहां आई और तिनक कर बोली, अरे वाह, यहाँ कोने में आकर क्यों बढ़ गई? उधर चलना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, बीच में नहीं जाऊंगी। अरे चल ना, नजर नहीं लगेगी, कहे तो काजल का टीका लगा दूं। पर जब रंजना उठने को तैयार नहीं हुई तो पास बैठे युवक की ओर देखकर कामनी बोली, अच्छा तो तुम आओ, तुम दोनों का ही परिचय करा दूं। युवक बोला, मेरा ही परिचय करवा दे कामनी जी, इन्हें तो सब जानते ही हैं। तो ये हैं दिलीप ओझा, मेरे पापा के मित्र के सुपुत्र। यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए हैं। जब तक बिजनेस जम नहीं जाता हमारे साथ ही ठहरेंगे। कुछ सनकी से हैं, जरा संभल कर बात करना। और हंसती हुई कामनी चली गई, पर बात करने का मौका ही नहीं आया। परिचय के उत्तर में शिष्टता के नाते उस युवक ने एक नमस्ते तो जरूर किया, लेकिन उसके बाद फिर बाहर देखने लगा। ऐसी उपेक्षा रंजना के लिए नई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि बाहर आखिर ऐसा क्या आकर्षण है जिसने इनकी नजरों को यूं अटका रखा है। थोड़ी देर बाद दिलीप ने पूछा, ऐतराज ना हो तो मैं क्या जरा सिगरेट पी लूं? जी हाँ जरूर, धन्यवाद। और उसके बाद धुएं के छल्ले बनाकर वह उड़ाता रहा और जाने किन ख्यालों में खोया बाहर देखता रहा। उसने एक बार भी रंजना की ओर देखने की कोशिश नहीं की, मानो वह उसकी उपस्थिति ही भूल गया हो। और रंजना थी कि इस उपेक्षा से बुरी तरह कट रही थी, पर किसी तरह भी सामने बैठे व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही थी। तभी हॉल के बीच में से किसी ने प्रस्ताव रखा कि रंजना जी का एक गाना सुनाने की अगर कृपा करे तो बहुत अच्छा रहे। तालियों की भीषण गड़गड़ाहट से इस प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ और कामनी उसके कंधों में झूम गई कि आज तो उसे गाना ही पड़ेगा। यूं तो वह पार्टियों में कभी नहीं गाती थी, मनोहर करके कोई मर भी जाता तब भी नहीं, पर आज जाने क्या हुआ वह तुरंत गा उठी और गाना समाप्त होते ही प्रशंसा की लहर एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ गई। पर दिलीप अविचलित भाव से जैसे था वैसे ही बैठा रहा। धुएं के छल्ले छोटे से बड़े हो होकर बिखर रहे थे। रंजना को लगा उसका गाना भी बेकार हो गया और अधिक देर बैठे रहना उसके लिए असहनीय हो उठा। वह कामनी से कहकर उठ पड़ी, पर हॉल की सारी नजरों की चुभन को महसूस करती हुई झल्लाती सी गाड़ी में आ बैठी। 3 दिन बाद अनजाने ही वह कामनी के घर की ओर चल पड़ी। जाने कौन सा आकर्षण था जो उसे उधर खींचे लिए चला जा रहा था। घर में घुसते ही दिलीप से उसकी मुलाकात हुई। नमस्कार के आदान प्रदान के बाद रंजना ने पूछा, कामनी है? वह तो बाहर गई, आप बैठिए, वह आती ही होगी। बैठने की बात सुनकर ही उसे बड़ी राहत मिली। वह बैठ गई, सामने दिलीप भी बैठ गया, पर बात चलाई रंजना ने ही। कैसे लगता है बम्बई का जीवन आपको? बड़ा ही उबाऊ है, लगता है जैसे यहाँ सब कुछ आर्टिफिशियल है, सब कुछ नकली। ऐसा क्यों लगता है? अरे लगता क्या है ही। और फिर उसने सिगरेट का एक लंबा सा कश खींचा और ढेर सारा धुआं उगलकर बोला,
यहाँ के लिए नेचुरल भी है यह सब। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र जो है, अभिनय की आदत स्टूडियो की सीमाओं को चीरकर लोगों के जीवन में भी घुल मिल गई है। जैसे लोग अभिनय ही करते हैं, जीवन का असली रूप देखने को ही नहीं मिलता। आपको बड़ा ऐतराज मालूम होता है अभिनय से। आपका यह काम है, इसलिए आपके सामने कहना तो नहीं चाहिए, पर सच तो यह है कि मुझे इस काम से बड़ी कोफत होती है। पर यह कोई जरूरी तो नहीं कि जो अभिनय का काम करे उसका जीवन भी नकली हो जाए। वह यह तो आपका गलत ख्याल है। संभव है गलत हो, पर मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। तभी कामनी आ गई और रंजना को देखकर बहुत ही चहक पड़ी। फिर तीनों ने खूब बातें कही। उस दिन दिलीप भी काफी बोल रहा था। काफी देर बाद रंजना को घर आने का निमंत्रण देकर लौट आई। पहले दिन दिलीप को लेकर उसके मन में जो क्रोध था, वह आज की मुलाकात से बहुत कुछ छट गया। इसके बाद किस प्रकार रंजना और दिलीप की मुलाकातों की संख्या और समय बढ़ता गया और मित्रता घनिष्ठ से घनिष्ठतर होती गई, यह लिखने की तो बात नहीं, कल्पना कर लेने की बात है। अगर आपकी कल्पना शक्ति इतनी प्रखर ना हो तो किसी फिल्म का सहारा ले लीजिए। आज की हर फिल्म में यही होता है कि प्रथम डेट में नायक और नायिका की भ्रुकुटी तनी रहती है, पर देखते ही देखते एक चलताऊ रोमानी गाने के साथ नायिका की उस तनी हुई धनुषाकार भ्रुकुटी से कामदेव का एक बार निकलकर नायक के दिल में एक अदृश्य घाव कर देता है और फिर दोनों ढाई अक्षर के प्रेम में के बंधन में बंध जाते हैं। बस समझ लीजिए ऐसा ही हाल रंजना और दिलीप का भी हुआ। दिलीप का बिजनेस जम गया था। उसने अंधेरी में एक बंगला भी ले लिया था, गाड़ी भी खरीद ली थी और रोज शाम को 5 से 9 बजे तक का समय वह रंजना के साथ ही गुजारता था। एक दिन रंजना ने पूछा, क्यों दिलीप, पहली मुलाकात की याद है तुम्हें? उस दिन तुम्हारे मिजाज क्यों नहीं मिल रहे थे? बड़ा गुस्सा आया था उस दिन तुम पर। दिलीप खिलखिलाकर हंस पड़ा। जानती हो, मैं लड़कियों की नस नस पहचानता हूँ। तुम्हें देखते ही तुम्हें पाने की लालसा मन में जाग उठी और इसलिए मैं मुंह मोड़कर बैठ गया। मैं जानता था कि ज्यादा रुचि दिखाई नहीं कि तुम कतराकर चल दोगी। लड़की उसी की ओर खिंचती है जो उसकी उपेक्षा करे। क्यों, ठीक है ना? अच्छी बड़े घाघ हो तुम। अरे घाघ ना होता तो तुम मेरे बगल में बैठी होती। इसके बाद वह कुछ याद करके एकाएक बोल पड़ा, अरे हाँ देखो, मैं कल देहरादून जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। तुम्हारा बिजनेस ये ना हुआ, मुसीबत हो गई। महीने में 15 दिन तो तुम बाहर ही रहते हो। जानते नहीं, तुम नहीं रहते तो मेरा मन जरा भी नहीं लगता। शाम को आखिर क्या करूं? आजकल तो मैं नए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लेती। तुम्हें चिढ़ है ना, सो अब यह सब छोड़ दूंगी। अरे अभी भी नहीं छोड़ना, अभी अभी नहीं। पहले मेरा बिजनेस जम जाने दो, शादी हो जाने दो, इसके बाद सब छोड़ देना। पर हाँ, शादी के बाद यह सब तुम्हें छोड़ देना होगा। इस लाइन में तो मैं तुम्हें कभी रहने नहीं दे सकता। तुम कहो तो मैं तुम पर 100 काम ऐसे कुर्बान कर सकती हूँ। दिलीप ने कहा और रंजना ने मान लिया। पर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है ना। दिलीप को अभिनेता बनाने की बात तो दूर रही, अजी ये तो रंजना ही अपना अभिनय छोड़ने का तैयार हो गई। और मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों का यही रवैया रहा तो मेरे शीर्षक का क्या होगा। लगता है जैसे इन्हें इस सब बात की चिंता ही नहीं है मैं कि किस कहानी के ये नायक हैं और नायिका। दूसरे दिन दिलीप चला गया। हर तीसरे दिन रंजना के पास उसका एक खत आ जाता। वह दिन भर से कम 8 से 10 बार उसका पाठ कर लेती। दिलीप की उपस्थिति में उसके प्यार भरे खत ही बहुत बड़ा सहारा थे। 15 दिन बाद दिलीप लौट आया और उसका शाम का प्रोग्राम बददस्तूर चलने लगा। एक दिन दिलीप ने आकर बताया, जानती हो कामनी तलाक लेने जा रही है। हाँ, मैं तो ये बहुत पहले से जानती हूँ। एक तरह से तो अच्छा ही है ना, रोज की किटकिट से एक बार ही किस्सा खत्म। सो तुम भी इस तलाकबाजी में विश्वास करती हो? जानती हो इसी अशोक के पीछे एक जमाने में कामिनी पागल थी और आज उससे ऐसी नफरत की तलाक पर उतारू हो गई। ऐसे छिछले प्रेम की मैं कल्पना नहीं कर सकता। कमाल करते हो तुम भी। इसमें छिछलेपन की क्या है बात हुई भला? यह तो बीच में ही दिलीप बोल पड़ा, तुम लाख तर्क कर सकती हो, मैं ये सब नहीं जानता और मानता भी नहीं। प्रेम की एकांतिकता में ही मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है। तुम चाहे मुझे दकियानूस कहो या पुराणपंथी, पर लैला मजनू का प्रेम ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। कल मान लो इसी कारण से मैं तुम्हें नहीं पा सका तो सच कहता हूँ, जान दे दूंगा। तुम्हारे बिना ही तुम्हें अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। कहने को रंजना कुछ भी कहे, पर दिलीप का यह प्रेम उसे बड़ा ही भला लगा। इसके कई दिन बाद दिलीप एक दिन आया तो बड़ा ही उदास, बड़ा ही अनमना था। रंजना बार बार पूछती थी लेकिन वह टाल जाता था। पर रंजना की जिद थी कि बात उसे कहनी ही पड़ी।
रंजना, मुझे बाहर जाना पड़ा है, एक जरूरी काम से। बाहर कुछ जगहों में मेरा रुपया अटका है, पता नहीं क्यों अभी तक आया ही नहीं। बिना रुपए के मैं जा नहीं सकता और बिना गए मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी दिलीप कि तुम मुझे इतना पराया समझते हो। यदि तुम मुझे अपना समझते तो इतनी सी बात के लिए यूं परेशान होते। और उसकी आंखें छलछल आई। उसने दराज में से एक चेकबुक निकाली और दस्तखत करके एक खाली चेक दिलीप की ओर पकड़ा दिया। भर लेना जितना तुम्हें चाहिए। तुम ही अपने हाथ से भर दो, 12,000 ही तो चाहिए मुझे इस समय। कितने दिन लगेंगे तुम्हें बाहर, पूछा रंजना ने। यहाँ से मैं देहरादून जाऊंगा और वहां से दिल्ली। इस बार घर जाकर मैं शादी की बात भी तय कराना चाहता हूँ, जिसे लौटते समय हम लोग फिर शादी कर सकते हैं। बस यही समझ लो कि 15 दिन की बात है। 6 तारीख को मेरी सालगिरह है, उससे पहले जरूर आ जाना, समझे? अरे 6 को क्या, मैं अधिक से अधिक पहली तारीख को ही आ जाऊंगा। तुम्हारी सालगिरह और मैं ना रहूं। और उसने बड़े दिलार से उसकी ठोड़ी उठाकर हल्के से उसके गाल मसल दिए और वह लाश से लाल हो उठी। जाने के बाद 3-4 पत्र दिलीप के बड़े नियमित रूप से आए, पर इसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। यहाँ तक कि पहली तारीख भी आ गई, पर न दिलीप ही लौट कर आया, ना ही उसकी कोई खबर। रंजना ने कई पत्र लिखे पर कोई जवाब नहीं। इस तरह 5 तारीख भी आ पहुंची। कल से कई बार रंजना रो चुकी है, पर आंसुओं के जोर से ही यदि पत्र आना संभव होता तो उसे इतनी प्रतीक्षा करने की जरूरत ही क्या पड़ती। शाम को रंजना ने गाड़ी ली और उसके घर की तरफ चल पड़ी। शायद उसके नौकर के पास ही कोई खबर आई हो। इसके पहले रंजना केवल एक बार उसके घर गई थी, सो उसे घर ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। फिर भी वह पहुंच गई। नौकर के पास भी कोई खबर नहीं थी। रंजना की इच्छा हुई कि वहीं फूट फूट कर रो पड़े। वह सिर थाम कर बैठ गई। सामने राइटिंग टेबल पर दिलीप की एक तस्वीर रखी थी। रंजना उठाकर उसके पास चली गई और बहुत देर तक उसे देखती रही। एकाएक उसे ख्याल आया कि क्यों ना तार देकर ही कुशल पूछ ले। संभव है वह बीमार हो गया हो। तार लिखने के लिए उसने मेज का ड्रॉर खोला और कागज निकालने ही वाली थी कि ड्रॉर में ढेर सारे नीले रंग के पत्रों पर उसकी नजर अटक गई। यह देखकर वह अपने कौतूहल को रोक ना सकी और पत्र निकालकर पढ़ने लगी। रेखा नाम की लड़की ने वे पत्र देहरादून से लिखे थे और ऊपर से नीचे तक वे सारे प्रेम पत्र थे। रंजना का माथा चकरा गया। जल्दी जल्दी कांपती आंखों से उसने अनेक पत्र पढ़ डाले। सबका करीब एक ही मजमून था। तुमने वायदा किया कि बिजनेस जमते ही विवाह कर लोगे। अब तक तुम्हारा बिजनेस ही नहीं जमा, विवाह कब करोगे? और इस बात के आगे पीछे बहुत सारी प्यार मोहब्बत की बातें लिखी थी। रंजना के लिए यह दूसरा धक्का था। उसे रह रहकर दिलीप की प्यार भरी बातें याद आ रही थी और किसी प्रकार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। पर वे पत्र की कोच कोच कर उसे उस भयंकर वास्तविकता का परिचय दे रहे थे। रंजना ने ड्रॉर को और टटोलना शुरू किया। फिर एक सफेद कागज उसके हाथ पड़ा और वह पढ़ने लगी। प्रिय बेटा दिलीप, यह पत्र मेरी अंतिम चेतावनी है। इसकी भी तुमने अगर उपेक्षा की तो समझ लो मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी और बच्ची को लेकर बंबई पहुंच जाऊंगा। मैंने सुना है कि तुम देहरादून में किसी लड़की के चक्कर में फंसे हो। कितनी लज्जा और शर्म की बात है यह तुम्हारे लिए। तुमने अपनी इच्छा से विवाह किया, 2 वर्ष तक तुम लोगों के संबंध भी इतने अच्छे रहे, फिर एकाएक बिना किसी दोष के और अपनी निर्दोष पत्नी और मासूम बच्ची को यूं ही दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। एक बार भी तुम्हारी आत्मा नहीं कलपती? पर याद रखो, मेरे जीते जी ऐसा अनर्थ नहीं हो सकेगा। या तो यह पत्र पाते ही फौरन चले आओ, वरना मैं स्वयं आकर तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद बहुत सी उपदेश की बातें थी। अंत में लिखा था, आज ही मुझे मालूम हुआ है कि तुम वकील साहब से 12,000 रुपये भी उधार ले गए और आज तक तुमने उसकी एक पाई भी नहीं चुकाई। वह जल्दी ही तुम पर कानूनी कार्यवाही करने वाले हैं। क्यों इस प्रकार खानदान की नाक कटवाने पर तुले हो? क्या तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? इसके बाद आंसुओं में शब्द इतने धुंधले हो गए कि रंजना पढ़ नहीं पाई। उसके दिमाग में उस समय एक ही बात चक्कर लगा रही थी कि इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा। तार लिखने के बजाय उसने एक कागज पर लिखा, दिलीप, मैं तो केवल रंगमंच पर ही अभिनय करती हूँ, पर तुम्हारा तो सारा जीवन ही अभिनय है। बड़े ऊंचे कलाकार और सदैव अभिनेता हो तुम। मेरे दोस्त, रंजना। और टूटा दिल लिए डगमगाते कदमों से लौट आई। मैं नहीं जानती इसके बाद रंजना का क्या हुआ या दिलीप का क्या हुआ। मैं तो इसी बात से खुश हूं कि मेरी कहानी का शीर्षक सार्थक हो गया।